लास्ट टाइम बताया भी होगा कि अगर अगर दो कॉन्सिक्यूटिव लेयर्स होती है किसी भी फ्लूइड की, तो उन दोनों कॉन्सिक्यूटिव लेयर्स के रिलेटिव मोशन की वजह से उनके बीच में टेंजेंशियली बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है, which tries to destroy the motion. That force is called dragging force or called viscous force. That force is called dragging force or viscous force. It is like this कि अगर दो layers हैं, they are moving on each other, ये है ना, ये ऐसे रिलेटिव मोशन हो गया, तो इसमें बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। दिख रहा है क्या सब लोगों को? बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, टेंजेंशियली इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, टेंजेंशियली इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। समझ गए ना सब लोग? ओके, तो चलो इसको बोलते हैं विस्कोसिटी, दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी। तो चलो ये बहुत क्लियर हो गया। ये एक डायग्राम है जो आप लोगों को समझना चाहिए। ये मैंने उस दिन भी शायद आपको दिखाया था, है ना। ये डायग्राम के अंदर अगर आप देखेंगे, ये देखिए, ये डायग्राम के अंदर ये तो सरफेस लेयर्स हैं, दीज आर द सरफेस लेयर्स। तो ये लेयर इन सब की स्पीड तेज होती जा रही है और इन दोनों लेयर्स के बीच में वेलोसिटीज का डिफरेंस है। कोई भी दो लेयर अगर हमने ले ली, एक लेयर P एक लेयर Q, और इन दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या एरिया कांटेक्ट में जो है वो है A is the area in contact, A is the area in which या on which the force of friction is acting। तो स्टूडेंट्स, और इसकी वेलोसिटी है v, अगर आपको दिख रहा हो तो इसकी वेलोसिटी है v, लेकिन ऊपर वाली लेयर की थोड़ी सी ज्यादा होगी, v प्लस dv होगी। यहां से यहां तक का डिस्टेंस है x, बट इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है dx। तो बच्चों लोग, एक चीज होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, जरा कॉपी पे लिखना, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है dv by dx। Change of velocity with respect to the change in their distances. Change in velocity with respect to the change in distance, या change in the velocity of layers ऐसे लिख सकते हैं। Change in the velocity of the layers with respect to the change in the distances from a particular reference। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका तो हो जाएगा मीटर पर सेकंड, इसका हो जाएगा मीटर, तो क्या इसका यूनिट पर सेकंड ही हो गया ना। dv by dx का यूनिट क्या हो जाएगा? पर सेकंड। कैसे? dv का यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड और डिवाइडेड बाय मीटर्स dx, तो मीटर मीटर गेट कैंसल्ड आउट, इट्स यूनिट इज पर सेकंड। वेलोसिटी ग्रेडियंट, ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट। जब भी किसी चीज में ग्रेडियंट लगेगा ना, तो जनरली dv by dx या d over dx जरूर आ जाएगा उसमें, d over dx, यानी एक तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ हो जाता है। तो वो क्या होता है? एक्सेलरेशन dv by dt होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन द डिस्टेंसेस, यानी एक तरह से दोनों लेयर्स के बीच के डिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं कि दोनों लेयर्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, दैट इज dx, दैट इज dx। तो उन्होंने बोला इन लेयर्स के बीच में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv by dx। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv by dx। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? इसका मतलब F is equal to a dv by dx, लेकिन इक्वल टू लगाया है तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाना पड़ेगा, और माइनस साइन इसलिए बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ अ ड्रैगिंग फोर्स व्हिच ऑपोजेस द मोशन। तो ईटा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बोलो आया समझ में कि नहीं आया अभी? ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ viscosity, प्लीज कॉपी कर लीजिएगा फटाफट। ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसका
डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने आपको डायमेंशन एनालिसिस में लर्न करने के लिए बोला होगा। तो ये हो गया F इज इक्वल टू माइनस ईटा ए डीवी बाय डीएक्स। कुछ क्वेश्चंस कुछ समझ में आया? ये एक विस्कस फोर्स का फॉर्मूला हो गया। विस्कस फोर्स का फॉर्मूला, ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ viscosity. Can you give me the units of eta? F is equal to eta A dV by dx minus में। न्यूटन तो इसकी हो गई, eta A का हो गया मीटर स्क्वायर और इसका हो गया पर सेकेंड। तो क्या न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ eta? यूनिट ऑफ eta. Eta is the coefficient of viscosity. मुझे बताना समझ में आया कि नहीं है? Eta is the coefficient of viscosity. अगर हम चाहें तो इसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। हम डायमेंशन में न्यूटन का हो जाएगा mLT-2। अच्छा ये बात बताओ एक बार भी, क्या डायमेंशन एनालिसिस उस टाइम जितना परेशान कर रहा था क्या वो आज भी परेशान कर रहा है? मैंने आपको बोला था लगभग डायमेंशन एनालिसिस के पहले, मैंने कहा अभी तक तुम्हारा बुरा समय था, अब तुम्हारा अच्छा समय है। अब आपको टॉपिक को लेकर ये समस्या नहीं होगी। मैं ये नहीं बोलूंगा अभी आप आगे पढ़ोगे। डायमेंशन एनालिसिस में मैं बोल रहा था कि देखो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आगे पढ़ोगे, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आगे पढ़ोगे, है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट आगे पढ़ोगे, स्ट्रेस आगे पढ़ोगे, स्ट्रेन आगे पढ़ोगे। सर फिर यहाँ क्यों पढ़ा रहे सर? भाई उस टाइम डायमेंशन सिखा रहे थे ना। अब आज तो वो सारी चीजें समझ में आ गई होगी, है ना। बेटा हमेशा वही होगा जो मैं कहने वाला हूं, जो मैं कहता हूं ना वही होते जाएगा आगे आगे। बट आपकी मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपको मेहनत तो करनी ही होगी अपने अपने लेवल पे, वो आपको हार्ड वर्क तो करना ही होगा। चलिए तो mLT-2 तो ये हो गया और फिर T ये हो गया और मीटर स्क्वायर मतलब m-2 ये हो गया ईटा। तो कितना हो गया? m-1 L और T-1। देखना सही है क्या? बोलो यार, ये क्यों? मीटर स्क्वायर की तो यूनिट L2 आएगी ना, L-2 आएगी ना, L-2 डायमेंशन। तो L- मतलब ये तो M तो M रहेगा, L-1 T- वही। मुझे भी ऐसे याद था कि यार ML-1 T-1 होती थी, M-1 कहां से? चलो खैर अब तो बन गया ना। चलो दिस इज कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या नाम हो गया इसका? डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब लिखिए अपनी कॉपीज में, डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। माइनस ईटा ए डीवी बाई डीएक्स। अब देखना जरा ध्यान से, अगर मैं एफ को 1 ले लूं या एफ रहने देता हूं, माइनस ईटा ए को 1 ले लूं और डीवी बाई डीएक्स को भी 1 ले लूं, तो क्या ईटा की वैल्यू एफ हो गया ना? ईटा की वैल्यू कितनी होगी? एफ। तो लिखिए अपनी कॉपीज में, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, coefficient of viscosity is numerically equals to, coefficient of viscosity is numerically equals to the tangential dragging force, tangential dragging force or tangential viscous force, tangential dragging force or tangential viscous force, tangential dragging force or tangential viscous force between two parallel layers of unit area each to maintain a unit velocity gradient. To maintain a unit
velocity gradient. To maintain a unit velocity gradient, to maintain a unit velocity gradient, एक यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट मेंटेन करने के लिए दो पैरेलल लेयर्स जिनका एरिया 1 मीटर स्क्वायर होगा, यूनिट एरिया होगा, उन दोनों के बीच में एक ड्रैगिंग फोर्स लगेगा जिसको बोलेंगे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या बोलेंगे इसको? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बोलो आया समझ में कि नहीं आया अभी? फिर लिखिए अपनी कॉपीज में, the unit of coefficient of viscosity is, the unit of coefficient of viscosity is 1 या is poise, P-O-I-S-E, P-O-I-S-E. The unit of coefficient of viscosity is poise. The unit of coefficient of viscosity is poise. Poise ब्रैकेट में लिख लीजिएगा आप कैपिटल लेटर्स में, CGS सिस्टम, यानी जो यूनिट है ना पॉइज, CGS सिस्टम है, CGS सिस्टम है, CGS सिस्टम। अब ये CGS सिस्टम क्या होता है सर? देखो CGS सिस्टम होता है, CGS सिस्टम होता है जैसे ईटा की वैल्यू कितनी है, F अपॉन A dV by dx है ना, तो अगर A को ले लूंगा मैं डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, A को ले लूंगा मैं सेंटीमीटर स्क्वायर है, नो नो नो, डाइन्स को ले लूंगा, F को ले लूंगा मैं डाइन्स में, A को ले लूंगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, और dV को ले लूंगा मैं सेंटीमीटर पर सेकेंड ना, पर सेकेंड, क्योंकि सेंटीमीटर पर सेकेंड पर सेंटीमीटर, या तो ऐसे ले लो या तो ऐसे ले लो, सेंटीमीटर पर सेकेंड सेंटीमीटर। तो ये जो आ जाएगा ना, ये क्या आ जाएगा? पॉइस, वो भी सीजीएस की यूनिट है। तो एसआई सिस्टम एमकेएस में क्या हो जाएगी? तो एमकेएस में हो जाएगी डेका पॉइस। कॉपी पे नोट कर लीजिए। The unit of coefficient of viscosity in SI is decapoise. Decapoise, और इसका नाम है पॉइस पुल्ली। पॉइस पुल्ली, P-O-I-S-E-U-I-L-L-E, पॉइसली, P-O-I-S-E-U-I-L-L-E, पॉइसली। इसको पढ़ते स्पेलिंग होती है पॉइसफुली, स्पेलिंग पॉइसफुली, लेकिन पढ़ते क्या है? पॉइसली। क्या पढ़ते हैं इसको? पॉइसली। मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूं उसकी स्पेलिंग में, इसलिए मैंने इसको याद रख रखा है। इट इज पॉइसफुली, P-O-I-S-E-U-I-L-L-E, और पढ़ते क्या है इसको? पॉइसली। तो पॉइसली इज इक्वल टू डेकापॉइस, पॉइसली इज इक्वल टू डेकापॉइस। ये एक्चुअली साइंटिस्ट का नाम है पॉइसली, दिस इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट का नाम है पॉइसली। समझ रहे हो सब लोग? तो इसका मतलब कि जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की जो यूनिट है वो ज्यादा प्रोनाउंस्ड है पॉइस, वो सीजीएस सिस्टम में, और एमके सिस्टम में जो बड़ी यूनिट है वो है डेकापॉइस, एंड इट इज आल्सो नोन एज पॉइसली। इट इज आल्सो नोन एज पॉइसली। क्या नाम है उसका? पॉइसली, P-O-I-S-E-U-I-L-L-E। 4-5 बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, गलत ना हो स्पेलिंग। समझ रहे हो ना? साइंटिस्ट के नेम की स्पेलिंग गलत नहीं हो सकती। दैट इज कॉल्ड पॉइसली। और अब अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा 1 डेकापॉइस इज इक्वल टू 10 पॉइस। ठीक है ना? यानी ये बिल्कुल सिंपल है, कोई खास बड़ी बात नहीं है। दिस इज क्वाइट सिंपल कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीज होगा, लिक्विड्स का इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन वीक हो जाएगा, जिसकी वजह से फ्लोइंग आसान हो जाएगी, ड्रैगिंग फोर्स कम हो जाएगा, विस्कोसिटी भी कम हो जाएगी। आपने ऐसा जनरली देखा भी है, सॉस के साथ भी देखा है आपने, गर्म कर दो तो थोड़ी इजी सी स्प्रेड हो जाती है, समझ गए ना? फ्लो करने लगती है। दैट इज मिल्क के साथ भी आपने देखा है, वाटर के साथ भी देखा है कि वाटर की जो फ्लूइडिटी है, मतलब जो फ्लूइडिटी जो है वो एग्जैक्टली टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ जाती, कम हो जाती।
बढ़ जाती है, फ्लो टेंडेंसी बढ़ जाती है, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इट्स टेंडेंसी टू गेट फ्लो इंक्रीजेस, है ना। तो इसका मतलब लिक्विड्स में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या विस्कोसिटी कम होने लगेगी, फ्लो ज्यादा होने लगेगा। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं गैसेस के बारे में, जब हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, गैसेस के बारे में, व्हेन वी टॉक अबाउट गैसेस, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी। नोट कीजिए, फॉर गैसेस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी। तो बच्चों लोग ये बताओ, समझ में आ गया? बहुत अच्छे से याद रखना कि लिक्विड्स के अंदर टेम्परेचर बढ़ाओगे विस्कोसिटी कम हो जाएगी, फ्लो ज्यादा हो जाएगा। गैसेस के अंदर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैसेस के अंदर विद इन कन्फाइंड लेवल जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उस कंडीशन में गैसेस के अंदर रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाता है, मॉलिक्यूलर मोशन के साथ साथ एक लेयर से दूसरे लेयर में जाने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ड्रैगिंग फोर्स ज्यादा हो जाता है। ध्यान रखना इस बात को, ये क्वेश्चन है एग्जाम्स में, पीएमटी जेई में सब में बनता है ये क्वेश्चन, दिस कम्स फ्रीक्वेंटली। कौन से वाला? ये वाला टॉपिक जो है कि सर ये कैसे हो गया कि गैसेस में क्या होता है और लिक्विड्स में क्या होता है। फिर नेक्स्ट लिखिए, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। लिखिए, नंबर वन, लिक्विड्स, when pressure is increased in the liquids, the viscosity increases with the increase in pressure. Yeah, viscosity increases with the increase of pressure. The viscosity increases. Water is the exceptional case in liquids. Water is the exceptional case in liquids. Water is the exceptional case in liquids. In water, the increase in pressure in water, the increase in pressure produces in water, the increase in pressure produces a decrease in viscosity. Decrease in viscosity, ठीक है ना बच्चों? विस्कोसिटी वाटर में क्या होती है? डिक्रीज होती है, बाकी सब जगह पे क्या होती है? इंक्रीज होती है। याद रखिएगा प्लीज, इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट देखिए, लिखिए, इन गैसेस, भाई गैसेस में क्या होता है? इन गैसेस प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो गैसेस में क्या होगा? तो लिख लीजिए, विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज इन प्रेशर इन द गैसेस। बच्चों लोग हेडिंग डाल लीजिए अभी, एक नया टॉपिक जो आएगा ही आएगा एग्जाम में, पॉइसलीज फॉर्मूला। पॉइसलीज फॉर्मूला, पॉइसलीज फॉर्मूला आपने इसके दर्शन पहले भी किए हुए डायमेंशन एनालिसिस में, बट हम आज करने जा रहे हैं पॉइसलीज फॉर्मूला। इसका टॉपिक आना ही है एग्जाम में, दैट विल सर्टेनली कम इन द एग्जामिनेशन, है ना, दैट विल सर्टेनली कम इन द एग्जामिनेशन। तो चलो ये देखिएगा, हम लोग ये बोल रहे हैं कि एक पाइप है जिसका रेडियस है r और यहां पे प्रेशर है P1 और यहां पर प्रेशर है P2 और P1 माइनस P2 इज P, P1 इज ग्रेटर देन P2, तभी लिक्विड इधर से इधर मूव करेगा। लिक्विड इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लिक्विड इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लिक्विड जो है ना लेफ्ट टू राइट जाएगा, तो अगर लिक्विड लेफ्ट टू राइट जाएगा तो प्रेशर P1 ज्यादा होना चाहिए P2 से, P1 pressure would be more with respect to the pressure P2। बोलो आया समझ में क्या? प्रेशर P1 ज्यादा होगा, प्रेशर P2 कम होगा। ओके, तो चलो प्रेशर हो गया
और ये जो भी लिक्विड्स इसके अंदर फ्लो हो रहे हैं उसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ईटा, देन ईटा विद द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और लेंथ ऑफ द पाइप हो गया है एल, लेंथ ऑफ द पाइप यहां से लेके यहां तक लेंथ ऑफ द पाइप हो गया एल। तो जब लिक्विड इसके अंदर से फ्लो होगा तो यहां से निकलेगा भी, लेट कैपिटल V by T is equal to Q be the quantity or your rate of flow of the liquid. V by T is the volume emitted by the pipe per unit time. V by T is the volume emitted by the pipe per unit time. एक सेकंड में कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बाहर निकाल देगा ये पाइप, एक सेकंड में कितना वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड बाहर निकाल देगा ये पाइप। बोलो आ रहा है समझ में क्या, वॉल्यूम ऑफ द पाइप। तो उसके लिए बोला उन्होंने कि सर वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r रेज टू द पावर 4। r पर डिपेंड नहीं करता, r स्क्वायर पर भी डिपेंड नहीं करता, r क्यूब पर भी डिपेंड नहीं करता, r रेज टू द पावर 4 पर। सर जितना ज्यादा चौड़ा पाइप होगा ना, जितना ज्यादा रेडियस का पाइप होगा उतना पर यूनिट टाइम पाइप पानी ज्यादा है। इसलिए आपने देखा होगा आपका जो ग्लूकोज वाली बॉटल नहीं होती जिससे पाइप लगाते हैं, उसका पाइप एक फाइनाइट थिकनेस का होता है। ऐसा कभी नहीं होता आप अपने साथ में एक सटक ले गए घर से कि डॉक्टर साहब बाजार से इतनी महंगी क्यों खरीद रहे हो वो पाइप, हम तो कहते हैं सटक लगा दो सीधी सीधी। सटक मतलब जो गार्डन पाइप होता है, क्या लग पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि एक डिजायर्ड वॉल्यूम पर यूनिट टाइम हमारी बॉडी में एंटर होता है उससे। बोलो जल्दी से। कोई सुई मोटी होती है, कोई इंजेक्शन लगाने में कम दर्द होता है, कहीं में ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि हर एक लिक्विड की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अलग अलग होती है, फ्लूइडिटी अलग अलग होती है। तो कितना बॉडी में कितनी देर में कितना इंजेक्शन का लिक्विड हमारी बॉडी में जा सकता है, दैट इज नोन टू द डॉक्टर। डॉक्टर अपने हिसाब से उसको ड्राइव करते हैं। फिर किसी पाइप से कितना लिक्विड आना है, जैसे राजघाट से पानी आपके घरों तक पहुंचना है, तो उन्होंने थोड़ा कैलकुलेशन किया होगा, इतने लोग हैं, इतने घरों में पानी जाना है, तो उसमें क्या प्रेशर डिफरेंसेस होने चाहिए कि जितना वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर P, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईटा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितना ज्यादा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगा उतना कम लिक्विड आएगा बाहर, और जितना ज्यादा लेंथ ऑफ द पाइप होगा उतना ही कम लिक्विड आएगा बाहर। ऐसा बताया है पॉइसली ने, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा बताया है पॉइसली ने। इसलिए आपके आसपास के एरिया में टैंक्स बनाए जाते हैं कि भैया इतनी दूर से पानी आएगा राजघाट से आपके यहाँ तक, तो बहुत लंबा पाइप हो जाएगा, तो एक बाल्टी भरने में ही बहुत घंटे लग जाएंगे। तो ऐसा करो, हम यहाँ पे पहले एक टैंक बना देते हैं आसपास कहीं पे, पहले पानी उसमें भर देंगे, फिर वहां से टैंक से आपके घरों में सप्लाई हो जाएगा। आपको शायद ये बात मालूम होगी कि हमारे घरों में जो राजघाट का पानी आता है सीधे राजघाट से यहाँ नहीं आता है, वो पहले एक ओवर टैंक में भरता है, मकरोनिया में ऊपर टैंक में भर जाता है, फिर वहां से सप्लाई होता है। समझ गए क्या? तो पॉइसली ने बोला कि सर फॉर्मूला हो गया V इज इक्वल टू PR रेज़ पावर 4 ईटा L और पाई बाई 8, ये लग गया है कांस्टेंट। और ये जो V है ना वॉल्यूम, ये पर यूनिट टाइम। V इज व्हाट? पर वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। बोलो आया क्या समझ में? इसको बोलते हैं पॉइसलीज फॉर्मूला। इसको क्या बोलते हैं? पॉइसलीज फॉर्मूला। इसलिए अगर आपके गार्डन का पाइप ज्यादा लंबा हो जाए, अगर आपके गार्डन का पाइप ज्यादा लंबा हो जाए तो उसके अंदर वाटर फ्लो धीरे धीरे कम होने लगेगा। आपके पड़ोसी ने एक सेटअप दे दिया आपको, लो इससे बाल्टी भर लो, तो पता लगा उसके घर में जल्दी भर पा रही है और हमारे घर में देर भर भर रही है। ये क्या चक्कर हो रहा है? क्योंकि लेंथ ऑफ द पाइप बढ़ने से वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम एमिटेड बाय द पाइप पर यूनिट टाइम कम हो गया। ये वाला क्वेश्चन भी इस वाले फॉर्मूले के ऊपर डायमेंशन एनालिसिस में था, जब मैंने आपको बताया था कि यार V का वैल्यू वॉल्यूम तो लिखना है लेकिन पर सेकंड में लिखना है, तो वो लेफ्ट हैंड की डायमेंशन में L³ T लिखना था। लेफ्ट हैंड के डायमेंशन में क्या लिखना था? L³ T। बोलो आया समझ में क्या? अभी पॉइसलीज फॉर्मूला ये बोलता है जितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा उतना बाल्टी जल्दी जल्दी भरेगी, उतना लिक्विड जल्दी जल्दी आएगा। जितना ज्यादा लेंथ ऑफ द पाइप होगा उतना कम लिक्विड पर यूनिट टाइम आएगा, और जितना ज्यादा रेडियस ऑफ द पाइप होगा
उतना ज्यादा लिक्विड पर यूनिट टाइम ड्राइव हो पाएगा। अगर आप चाहते हैं राजघाट से मकरोनिया जल्दी जल्दी पानी आए तो इतने छोटे छोटे पाइप डालने की बजाय बड़ा पाइप डालना होगा। अगर आपने रेडियस ऑफ द पाइप डबल कर दिया तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम 16 टाइम्स हो गया। जो बाल्टी पहले 16 मिनट में भरती थी अब वो बाल्टी 1 मिनट में भर जाएगी। आपने देखा होगा ना राजघाट के पाइप इतने बड़े बड़े होते, समझ रहे हो ना? कारण क्या, उसका रेडियस ज्यादा क्यों है? कैसे कैलकुलेट करते हैं रेडियस को? दैट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट, है ना? कितना पॉपुलेशन साइज है, कितना वाटर कंजम्पशन है एंड सो ऑन। ऐसे ऐसे ड्रेनेज सिस्टम का भी इसी तरह कैलकुलेट होता है। ड्रेनेज सिस्टम जैसे आपके वॉश बेसिन में, अगर आपने वॉश बेसिन का टैप खोला तो वाटर उसके अंदर जाते जाएगा, ड्रेन आउट होते जाएगा। लेकिन अगर आपने एक बाल्टी भर के तेजी से डाल दिया उसके अंदर तो वो एकदम नहीं निकलेगा। इट विल टेक सम टाइम, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड्स, क्योंकि उसमें ये सब चल रहा है ना। उसमें आपको आपने कुछ भी तो ज्यादा नहीं किया, वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम कांस्टेंट है उसके अंदर। इस वजह से मैक्सिमम वॉल्यूम जितना जा सकता है उतना ही जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने जितना भी भर दिया सब चले जाएगा। बोलो आया समझ में क्या? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइसलीज फार्मूला। फटाफट इसको कॉपी कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आना है पॉइसलीज फार्मूला। इसको V by T को कई बार बोलते हैं क्वांटिटी ऑफ द वाटर फ्लोइंग, कई बार बोलते हैं रेट ऑफ डिस्चार्ज या रेट ऑफ फ्लो, दोनों बोलते हैं। पॉइसलीज, इसको पॉइसलीज फार्मूला भी बोलते हैं, पॉइसलीज इक्वेशन भी कुछ लोग बोल देते हैं इसको। कई बार इसको लोग पॉइसलीज इक्वेशन भी बोल देते हैं। आप लिखिएगा अपनी कॉपीज में, मैं बोल देता हूं अभी आपको। देखिएगा, दिस पॉइसलीज फार्मूला इज वैलिड ओनली, this Poiseuille's formula is valid only under the following assumptions. This Poiseuille's formula is valid only under the following assumptions. This Poiseuille formula is valid only under the following assumptions. बोला इन assumptions के अंदर में ही ये valid हो सकता है। Number one, the liquid flowing through the pipe, which is in contact with the walls of the tube, or the liquid in between the tube, liquid flowing in the tube which is in contact with the tube, or which is in between, is flowing horizontally, and there is no effect of gravity, there is no effect of gravity, on the flow। ठीक है ना? देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, यानी जो भी फ्लो होना चाहिए ना वो पाइप के अंदर हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, क्योंकि अगर आप डायग्राम में देखोगे जी नहीं है कहीं पे, तो नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी शुड बी देयर। फिर नेक्स्ट लिखिएगा, द ट्यूब शुड बी नैरो and is of uniform area of cross section. The tube should be narrow and uniform area of cross section। अब देखिएगा जो ट्यूब है ना नैरो होनी चाहिए और यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की भी होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट, the liquid is capable of sustaining small shearing stress। The liquid is capable of sustaining a small shearing stress। Liquid is capable of sharing small shearing stress। ओके, मतलब थोड़ा बहुत shearing stress उसको बर्दाश्त करने की पावर उसके अंदर होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट लिखिए, the liquid flow should be steady
and streamlines are parallel. The liquid flow should be steady. The liquid flow should be steady, and the streamlines are parallel to the axis of the tubes. And the streamlines are parallel to the axis of the tubes. The liquid flow should be steady and streamlines are parallel to the axis of the tube. आगे वैसे मैं बताऊंगा इस वाले टॉपिक को, तो मैंने अभी भी लिखा है. फिर नेक्स्ट लाइन, there is no radical flow of liquid. There is no radical flow of liquid. The pressure is constant. The pressure should be constant over any cross-sectional area of the tube. Over any cross-sectional area of the tube. तो एक और लिख लीजिए फिर फटाफट, एक और लिख लीजिए. The liquid which is in contact with the walls of the tube, the liquid which is in contact with the walls of the tube must be at rest. The liquid which is in contact with the walls of the tube must be at rest. मतलब क्या हुआ कि जो लिक्विड यहां पे है ना, यहां पे, वो लिक्विड रेस्ट में होना चाहिए. यानी हम लोग कोई भी फोर्स के बारे में बात नहीं करेंगे लिक्विड और वॉल्स के बीच में. we will not talk about any force between walls and the liquid. कोई फोर्स के बारे में बात नहीं करेंगे. अच्छा, अब एक बात और मैं बता दूं कि ये जो टॉपिक्स है ना हमारे, ये टॉपिक्स मतलब ये जो टॉपिक है पॉइसली फॉर्मूला, ये बहुत बड़े बड़े रेडियस वाले पाइप्स के लिए नहीं है. भले मैंने एग्जांपल दे दिया कि राजघाट का पानी दूर से यहां तक आएगा, लेकिन सच बात यह है कि ये जनरली उनके बारे में जिनका रेडियस बहुत कम होता है लेंथ के रिस्पेक्टिवली, जिनका रेडियस बहुत कम होता है. जैसे कैपिलरीज जो होती है ना, पतली पतली जो कैपिलरीज होती है, ज्यादातर ये उनके लिए होता है. ज्यादातर ये फॉर्मूला पॉइसली फॉर्मूला उनके लिए है. बोलो आया क्या समझ में? दिस इज द फॉर्मूला जनरली यूज्ड टू फाइंड द वाटर, generally used to find out the water output given by the pipe of smaller radius. Smaller radius. बोलो हो गया क्लियर क्या अभी? ओके. अगर ये टॉपिक क्लियर हुआ, assumption तो बहुत कम पूछते हैं, लेकिन फिर भी मैंने करा दिया आपको कि पॉइसली फॉर्मूला कब वैलिड होता है. पॉइसली फॉर्मूला कब वैलिड होता है. बच्चे लोग अपनी कॉपीज में लिखिए, द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एंड द रेट ऑफ फ्लो. लिखिएगा, द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एंड द रेट ऑफ फ्लो. वेलोसिटी ऑफ फ्लो एंड द रेट ऑफ फ्लो. देखिएगा, सब लोग को समझना है कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या होता है. वेलोसिटी ऑफ फ्लो, तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो तो हो गया कि अगर किसी लिक्विड को आप देख रहे हैं और वो v वेलोसिटी से जा रहा है, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ द फ्लो. लेकिन यही रेट ऑफ फ्लो नहीं होगा. रेट ऑफ फ्लो होगा वॉल्यूम फ्लोइंग थ्रू द एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इन 1 यूनिट टाइम या इन यूनिट टाइम. लिख लीजिए अपनी कॉपीज. रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो होता है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम थ्रू एनी गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलर टू एरिया. इसका फॉर्मूला होता है V इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ये ध्यान रखिएगा. यानी कि
वेलोसिटी ऑफ फ्लो इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो। देखिएगा, रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला बन गया वेलोसिटी ऑफ फ्लो इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में वेलोसिटी ऑफ फ्लो की जगह पे रेट ऑफ फ्लो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रेट ऑफ फ्लो। बोलो आया समझ में कि नहीं है? अभी क्लियर हो गया? अभी रेट ऑफ फ्लो का क्या फंडा है? रेट ऑफ फ्लो। मुझे बताना समझ में भी आया कि नहीं है? अभी रेट ऑफ फ्लो और वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ फ्लो तो ये हो गया, v इज द वेलोसिटी विद व्हिच इट इज फ्लोइंग, एंड रेट ऑफ फ्लो क्या हो गया? रेट ऑफ फ्लो इज द वॉल्यूम, मतलब वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। होगा कितना? इट इज द वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। इट इज द वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। वॉल्यूम पर यूनिट टाइम कितना फ्लो होगा किसी भी एक बॉडी से, दैट इज कॉल्ड द रेट ऑफ फ्लो। अब बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी इजी? ओके, हेडिंग डाल लीजिए अपनी कॉपीज में। नेक्स्ट, connecting two pipes of length L1 and L2 having different radii R1 and R2. डायग्राम बना लो। डायग्राम कि एक L1 लेंथ का पाइप जिसका रेडियस R1 है, एक L2 लेंथ का पाइप जिसका रेडियस R2 है। अब यहां लेता हूं, इस वाली जगह पर प्रेशर ले लेता हूं P1, यहां पे जगह ले लेता हूं प्रेशर P2, यहां पे ले लेता हूं P3। अब P1 माइनस P2 इज P1। P1 इज इक्वल टू P1 माइनस P2 और P2 इज इक्वल टू P2 माइनस P3। दिख रहा है? स्मॉल p कैपिटल P बना रहा हूं मैं। आई एम जस्ट यूजिंग द स्मॉल p एंड कैपिटल P। बोलो आया क्या समझ में? यानी इसका मतलब टोटल प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P3 हो जाएगा। टोटल प्रेशर डिफरेंस, अगर मुझे टोटल प्रेशर डिफरेंस चाहिए होगा ना, P टोटल, तो वो हो जाएगा P1 प्लस P2 और P1 माइनस P3। ठीक है? ओके, अब चलो ये तो इजी हो गया। फिर नेक्स्ट, टोटल रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड बोथ द ट्यूब सेम होना चाहिए। इसके अंदर लिख लीजिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड्स इज सेम फॉर बोथ पाइप्स। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड शुड बी सेम फॉर बोथ द पाइप्स। एक पाइप से जितना पानी पर यूनिट टाइम फ्लो हो रहा है, जितना लिक्विड्स पर यूनिट टाइम फ्लो हो रहा है, उतना ही दूसरे पाइप से भी लिक्विड पर यूनिट टाइम फ्लो होना चाहिए। तो इसको अब आप लोग लिख लीजिएगा, पाई बाई 8 P1 R1 रेज पर 4 अपॉन ईटा L1। इट शुड बी पाई बाई 8 P2 R2 रेज पर 4 अपॉन ईटा L2, क्योंकि सेम लिक्विड जा रहा होगा ना एक से दूसरे उसके अंदर, तो ईटा तो सेम रहेगा ना। ईटा शुड बी सेम। अब बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अभी ठीक है, चलो ओके, बाय बाय।